नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इजराइल और फिलिस्तीन में इस वक्त कत्लेआम चल रहा है। 400 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। जवाब में इजराइल ने 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार गिराया है और इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो रुकेगा नहीं, हमास का खात्मा करके ही रहेगा। लेकिन दुनिया में बहस इस बात पर भी हो रही है कि इजराइल को इतने बड़े हमले की भनक क्यों नहीं लग पाई। जिस हिसाब से हमास के आतंकवादियों ने यह हमला किया है, उसे देखकर लगता है कि यह तैयारी महीनों की रही होगी और इसमें हमास का साथ और भी कई देशों ने दिया होगा। इजराइल के पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी खुफिया एजेंसी है, एडवांस तकनीक और हथियार है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया, फेल हो गया। अब इसी सवाल को भारत के संदर्भ में सोचिए। कुछ ही साल पहले तक भारत में भी लगभग हर महीने ऐसे ही आतंकवादी हमले होते थे, बम विस्फोट होते थे। बीजेपी कहती है कि मोदी ने आने के बाद सब सुधार दिया। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसा क्या बदला है कि आतंकी हमले नाकाम हो रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले से भारत क्या सीख सकता है? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल ने कितने आतंकी हमले रोके हैं? मोदी और अजीत डोवल की जोड़ी कैसे आतंकी हमलों को नाकाम कर रही है? भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कैसे पुख्ता काम कर रही है? जैसा इजराइल में हुआ वही सब तो भारत में भी हो चुका है। याद कीजिए, साल 2008, तारीख थी 26 नवंबर, जब पाकिस्तान के आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में आए। इसी तरह से मुंबई में गोलीबारी की थी। जो जहां मिला था उसे वहीं शूट किया, होटलों पर कब्जा किया, सड़कों पर कब्जा किया, और अब वही सब तो इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल में भी आतंकवादी फिलिस्तीन से आए, हवा, जमीन, पानी, तीनों जगहों से आए और इजराइल के कई शहरों पर हमले किए। निश्चित तौर पर इजराइल वाला यह हमला ज्यादा बड़ा है, लेकिन इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां दुनिया में सबसे ज्यादा शानदार मानी जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों को हमास के हमलों की जानकारी पहले क्यों नहीं लग पाई? इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को हमास के इरादों की भनक पहले क्यों नहीं लगी? दुनिया की बेहतरीन सुरक्षा तकनीक होने के बाद भी इजराइल हमले क्यों नहीं रोक पाया? भले ही अब इन हमलों का इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया हो। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है और इजराइल ने हमास के आतंकी हेडक्वार्टरों को उड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां इन हमलों का पहले से ही पता क्यों नहीं लगा पाई? Terrorists are going to pay a very, very, very big price. We will do it in our pace, in our choosing, the way we want it. I was personally, and I think all my staff and many Israelis were very much it was heartwarming to us to see the huge support we got here from India, from all around. Starting, first of all, India, like Israel, knows terror, knows a victim of terror and fighting terror for many years. The support, the wall-to-wall support started by Prime Minister Modi, who tweeted a very supportive tweet. But I was approached by ministers, by business people, by civil servants, by ordinary Indians. Just people wrote to us. You see the social media. We are really, really bombarded with love and support. और भारत के संदर्भ में यह सवाल है कि भारत इन हमलों से क्या सीख सकता है और अभी तक ऐसे हमलों को भारत ने कैसे रोके रखा है? तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है।
मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। इजराइल पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने फिल्म का यह वीडियो पोस्ट किया है और साथ में यह ट्वीट भी किया कि 2004 से 2014 तक देश का यही रूटीन था। 2007-8 का वो मुश्किल दौर कौन भूला होगा जब बड़े पैमाने पर देश भर में बम धमाके हुए थे। ये 26/11 के हमले से पहले का दौर था। 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 62 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन्स में धमाके हुए, 209 लोगों की मौत हुई। 2006 में ही वाराणसी में धमाके हुए, 28 लोगों की मौत हुई। 2007 में हैदराबाद में धमाकों में 42 लोगों की मौत हुई। 2008 में जयपुर में धमाके हुए, 63 लोग मारे गए। 2008 में ही अहमदाबाद में हुए धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई। ये सारे ही हमले इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने करवाए थे। बीजेपी यही याद दिला रही है कि जो आज इजराइल को देखना पड़ रहा है वो भारत ने 2004 से 2014 के बीच देखा था। ऐसा नहीं है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन ये आतंकी हमले बॉर्डर एरियाज में ही सीमित होकर रह गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर या पंजाब में आतंकी हमले हुए हैं। पर सवाल है कि 2014 के बाद मोदी ने आंतरिक सुरक्षा में ऐसा क्या बदलाव किया? 2014 के बाद मोदी और डोवल ने इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे सुधार किया? क्या मोदी की नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट यानी न कभी भूलो और न कभी माफ करो की नीति से ही फर्क आया है? मोदी ने सबसे पहला काम यह किया कि हमले का तुरंत बदला लिया। आतंकियों को यह कड़ा संदेश दिया कि अगर भारत पर हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने उड़ी में इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें भारत के 19 जवान शहीद हो गए। और ठीक 10 दिनों के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। यह पाकिस्तान और उसके पाले आतंकवादियों के लिए एक स्टेटमेंट था कि अब यह वो पुराना भारत नहीं है कि कहीं से भी हमला करोगे, कभी भी हमला करोगे और भाग जाओगे। हालांकि पाकिस्तान के आतंकवादी सुधरे नहीं, छोटे हमले तो होते रहे, लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई बस पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। भारत के 40 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी को हमला हुआ और 26 फरवरी को भारत ने इसका बदला ले लिया। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए। जैश ए मोहम्मद के 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। यानी सीधा संदेश था कि अब घर में घुसकर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलता, क्योंकि भारत के दोनों तरफ भी हॉस्टाइल पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी देश होने के साथ साथ दुश्मन भी हैं। एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चीन। चीन से तो सीधे युद्ध ही होगा, लेकिन पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से ऐसे ही आतंकवादी हमले भारत में करता और करवाता रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने कई तरह के आतंकवादियों को पाला हुआ है।
हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाउद्दीन तक और मसूद अजहर से लेकर और भी कई छोटे बड़े आतंकियों तक। पाकिस्तान के पास ऐसे आतंकवादियों की फौज है जो भारत पर हमला करने को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन भारत ने ऐसे आतंकी संगठनों की कमर कैसे तोड़ी, अब यह समझिए। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की पोल खोली। लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा। सीधे इन आतंकी संगठनों के डोजियर पूरी दुनिया के सामने रख दिए। इन आतंकी संगठनों की बैकबोन तोड़ी, इन्हें होने वाली फंडिंग पर रोक लगाई, पूरी दुनिया में इनके अकाउंट्स और पैसे फ्रीज करवाए। FATF के तहत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाया, पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया कि वो इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। जब पूरी दुनिया से दबाव पड़ा तो पाकिस्तान भी कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ। हाफिज सईद जैसे आतंकी को टेरर फंडिंग के केस में 31 साल की सजा हुई। भारत को क्या इससे सबक लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? यही कि डोंट लेट योर गार्ड डाउन। आपके जो दो पड़ोसी हैं, दोनों हॉस्टाइल हैं, दोनों हमारे अगेंस्ट हैं। एक का नाम वो डिंग पिंग पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, और दूसरी तरफ आजकल कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है जो एक पहाड़ी माउंटेन रेंज थी जिसका नाम था तोबा काकर, वो काकर साहब हैं, सॉरी, बलूचिस्तान में एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है, मैंने देखा है पाकिस्तान को सर, 72 साल की मेरी उम्र है, इन पे कतई ही आप भरोसा नहीं करते। 1999 में जो इन्होंने हर बार जब इन्होंने हमला किया वो धोखे से किया, क्योंकि धोखा इनके खून में बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जितने हैं किसी पर आप भरोसा ना करिए। और अब सर जो मुकाबला हो रहा है इजराइल और इंटरनेशनल टेररिज्म का, ये जो लोग कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, शायद ये हफीम खाते हैं। इस समय एक ही चीज है सर, टेररिज्म से लड़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ओब्लिटरेट, एलिमिनेट द टेररिस्ट। द ओनली गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत में को कम से कम हम लोगों ने यकीन करना चाहिए कि हमारे आँख और कान खुले रहने चाहिए। वी शुड नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट। चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तैयारी पूरी करते रहनी चाहिए, बिकॉज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज़ टू प्रिपेयर एंड टू बी रेडी फॉर सच इवेंचुअलिटीज़। तो बहुत ज़रूरी है भारत को और भारत में भी सारे नागरिकों को इस बात का यकीन करने के लिए कि आपसी अनबन हो सकती है, लेकिन दुश्मनों के बरखिलाफ हम सब ने मिल करके लड़ना चाहिए। वही ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से चाहे इजराइल के अंदर अनबन ज़रूर हो, पर जब हमास के बरखिलाफ उन्होंने कार्रवाई की तो सारे के सारे उनके प्रधानमंत्री के पीछे खड़े दिखे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारत ने के अंदर आँख और कान खुले रखना चाहिए। हमने कभी भी नहीं ये सोचना चाहिए कि हम दोस्ती बना रहे हैं या हमारे दुश्मन जो हैं वो नहीं करेंगे। हर हमेशा यही सोच रहनी चाहिए कि दुश्मन है, वो कभी भी किसी वक्त भी इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन समस्या तो उन देशद्रोहियों की भी है जो पाकिस्तान के हाथों बिक जाते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मदद से भारत में ही हमला प्लान करते हैं। ऐसे लोगों को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही संगठनों पर मोदी सरकार के आने के बाद कार्रवाइयां तेज हुई, जैसे कि पीएफआई भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक कट्टरपंथी संगठन था। जांच में पता चला कि इस संगठन को भारत विरोधी गतिविधियों के फंड मिल रहे थे। सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो या दिल्ली में हुए 2020 के दंगे, इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। एनआईए की जांच में इस संगठन के आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लगाया है। इसी के बाद पिछले साल सितंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पॉलिसी है आतंक के खिलाफ वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी जीरो टॉलरेंस है ऑन टेररिज्म, आतंक के ऊपर जीरो टॉलरेंस। अब वो आतंक चाहे किसी भी आकार में हो, देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको स्वीकार हम नहीं कर सकते। और हर वो देश जो आतंक से लड़ना चाहता है उसके साथ भारत खड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है। उसके अंदर चाहे अर्थव्यवस्था से आर्थिक रूप से हम अंकुश लगाएं आतंकों के ऊपर, आतंकियों के ऊपर, या फिर हम सैन्य शक्ति से करें, इंटेलिजेंस से करें, दूसरे देशों को साथ में लेकर करें, हर तरह से हम आतंक जहां पर भी होगा उसको परास्त करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है। मोदी के आने के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आया है
इंटरनल सिक्योरिटी में देश में इंटरनल सिक्योरिटी की 4 कैटेगरीज हैं। पहला है देश के अंदर मौजूद आतंकवाद, दूसरा है देश में मौजूद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलवाद, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विद्रोह और चौथा है जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद। सरकार ने देश के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है। अभी तक केंद्र सरकार ने 42 संस्थाओं को आतंकी संगठन और 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय दूसरे देशों के साथ काउंटर टेररिज्म के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में एक्टिव तौर पर हिस्सा लेता है। 2008 में हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार को यह समझ में आया कि ऐसे आतंकवादी हमलों से निपटना आसान नहीं है, क्योंकि उससे पहले भारत की इंटरनल सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोई सामंजस्य नहीं था। 2008 के बाद NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी और साथ ही एक मल्टी एजेंसी सेंटर बना। मल्टी एजेंसी सेंटर बनने के बाद सिर्फ 2021 तक ही 4,06,925 इनपुट्स आपस में इन एजेंसियों ने शेयर किए। ये एजेंसियां आपस में रोजाना बात करती हैं। 297 बार नोडल अधिकारियों, फोकस ग्रुप, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ग्रुप्स की मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड की भी स्थापना की है। देश की काउंटर टेररिज्म क्षमताओं को और मजबूत करते हुए यह लगातार डेटा उपलब्ध कराता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई है। लेकिन क्या भारत को इससे ही संतुष्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि इजराइल जैसे देश के खिलाफ भी आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया। आतंकवादियों ने ड्रोन से लेकर साइबर अटैक तक किए और इजराइल जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश भी कुछ नहीं कर पाया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर लेनी चाहिए। हिंदुस्तान का सवाल है, 26/11 हुआ, 2014 के बाद हमने जितने एक्शन लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान को हमने बता दिया कि तुम एक कदम उठाओगे तो हम 4 बार के अंदर घुस के मारेंगे, तो उसके चलते वो डेटरेंट तो है। लेकिन आप उस डेटरेंट के जोर पे लगातार अपनी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। आपको 24/7 अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी इंटेलिजेंस को अपडेट रखना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा और आपका जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको भी आपको एकदम इतने दर्जे का बनाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी इसके साथ में लिंक्ड है। जो इजराइल के साथ हुआ, ये माना जा रहा है कि हमास ने साइबर अटैक किए इनके सिस्टम्स के ऊपर, ताकि इनके सेंसर्स और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो इनको अर्ली वार्निंग दे पाएँ। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि अर्ली वार्निंग नहीं मिली इजराइल को, और वो सोती हुई हालत में पकड़े गए जब सुबह सैटरडे को इन्होंने हमला किया। तो इसलिए हमको चारों तरफ से हर प्रकार से अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करके रखना पड़ेगा और अपना जो तैयारी है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। पीओके की इंकलाबी आवाम और भारत के लड़ाकू विमान, ये दोनों देखकर पीओके में बैठा पाकिस्तान का कठपुतली पीएम भाग खड़ा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पीओके में एक पीएम बिठा रखा है जो सिर्फ नाम का है। उसे हाँकने वाली पाकिस्तानी फौज है, लेकिन ये पीएम खुद अपनी जान बचाकर पीओके से भाग खड़ा हुआ है। पीओके के लोगों में इतना आक्रोश अब भर गया है कि वो ना पीएम देख रहे हैं, ना पाकिस्तान आर्मी देख रहे हैं। देख रहे हैं तो बस आजादी और भारत की ओर जाने का रास्ता। ऐसा कौन सा इशारा है जो पीओके को अब मिल रहा है? आप इस रिपोर्ट में जानिए। पीओके की आवाम सड़क पर है। अगर हम जीत गए तो दुश्मन खौफ से लड़ेगा। भारत के लड़ाकू विमान आसमान में है और कठपुतली पीएम पीओके छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। एलओसी के इस पार और उस पार कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास बदलने वाला है। पाकिस्तान चलेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है नारा हमारा आजादी, है नारा हमारा आजादी। आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दिया। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए। पाकिस्तान की हालत
उस गठड़ी जैसी है भूसे की, ये खुल जाएगी और आंधी आ जाएगी। वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवारुल हक, वो भाग गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। ये है पीओके का पाकिस्तानी कठपुतली प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर दुम हिलाने वाला सिर्फ नाम का प्रधानमंत्री। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आवाम को सड़क पर उतरा देखकर ये कठपुतली पीएम पीओके को छोड़कर रावलपिंडी भाग निकला और अपने फौजी आकाओं की गोद में छिप गया। सर क्या चल रहा है? बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो प्रोटेस्ट छुपाया भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो बड़ी खौफनाक है और लोग सड़कों पे हैं। एक महीने में दूसरी बार जनरल स्ट्राइक हुई है। नतीजे में जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवारुल हक, वो भाग गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। और कल उसने पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको काफ़ी डांटा है कि तुमसे सिचुएशन नहीं संभाली जा रही। और फिर ये भी हमें खबर है कि अनअनाउंस्ड मीटिंग GHQ में भी हुई है, जिसमें POJK के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है और उसको बताया गया है कि जो है वो फौज पीछे रह के सपोर्ट करेगी आपको। अब तो बिल्कुल बांग्लादेश वाली कंडीशन पे हम आके खड़े हो रहे हैं। लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। तो सब गिर जाएंगे। भुखमरी और महंगाई से पीओके की आवाम कराह रही थी, तो पाकिस्तान का ये कठपुतली पीएम जनता के जख्मों पर नमक रगड़ रहा था। कोई भी हुकूमत हो तो वो कैसे चलती है, या कोई भी रियासत हो तो जैसे चलती है, वो टैक्सेस पे चलती है। अगर आपकी टैक्स कलेक्शन 0 है तो 1,08,000 मुलाजमीन को आपने 80 अरब रुपया तनख्वाह कहां से देनी है? फिर तो आप अपने होने की जवाजियत को सवालिया निशान बनाते जा रहे हैं। क्रैकडाउन आपने देखा है कि कैसे होता है और बाकी जगहों पे कैसे होता है। हद तो तब हो गई जब पीओके की आवाम पर पाकिस्तानी फौज ने गोलियां बरसा दी और ये कठपुतली पीएम तब भी खामोश बैठकर रावलपिंडी से आदेश लेता रहा। अपने लोगों को दबाने के लिए आका बाहर से बराम करते रहे, अपने लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है मदद बाहर से लाते रहे, और उसका अंजाम भी आपके सामने। हमारी आपकी खुली जंग है और उनको बड़ा वाज़े व शगाफ दो टोक पैगाम है। जो आप पारा में बैठते हैं या GHO में बैठते हैं या इस्लामाबाद में बैठते हैं, आप आओगे, आप हमें कुचलने के लिए आओगे। आप 50s में भी आए थे, आपको पता होना चाहिए कि क्या अंजाम हुआ था उसका। और अगर आप 2023 में आए तो उससे ज्यादा बदतर हालात का आपको सामना करना होगा। उसके लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि बहुत सारी बातें जो वक्त से पहले करना मुनासिब है, जो यहाँ की सूरत हाल है वो उस लड़ाई के लिए साजगार नहीं है जो लड़ाई हम पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। पीओके की क्रांति 8वें दिन में पहुंच चुकी है। पीओके के हर शहर में दिन रात धरने हो रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान को 22 अक्टूबर तक पीओके छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस खबर ने बहुत सूखों हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दी है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए, वो सारे पहाड़िए सड़कों के ऊपर आ गए और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। 5वीं दफा पूरा आजाद कश्मीर बंद रहा है, डेड जैम, मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, वहां की सड़कें बंद, वहां के पुल्लात बंद, वहां की हर चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब कुछ लोगों ने बंद करके रख दिया है। लीडरलेस क्लास है, आम लोग हैं, कश्मीर के वो एमफिल्स हैं, PhDs हैं, जो बाहर काम करते रहे, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में जो रेत छानते रहे, वो भी वहां पर मौजूद हैं और सब लोग एहतिजाज कर रहे हैं। वहां के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहां के नौजवान हैं, उन सब ने कश्मीर की तमाम तर सड़कें, बड़े शहरों को बंद कर दिया है और बिल्कुल जैम करके रख दिया है। ये सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है, सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है। पीओके के हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद से 1277 किलोमीटर दूर प्रयागराज में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पाकिस्तान की घिघी बंध गई है। एयरफोर्स डे की रिहर्सल के मौके पर तेजस
राफेल और मिग 29 अपग्रेड की दहाड़ मुजफ्फराबाद तक सुनाई दे रही है। प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे भारत के लड़ाकू विमान वो हैं जो LOC की भी निगरानी कर रहे हैं। तेजस जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस तो मिग 29 अपग्रेड श्रीनगर एयरबेस में पहले ही पहुंच चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।